नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के नॉर्बिट मॉल से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत करें क्रिकेटर ऋषभ पंत से, जो कि आज सुबह सड़क हादसे में बाल बचे। पुलिस के मुताबिक झपकी लगने से ये हादसा हुआ। मर्सिडीज कार वो चला रहे थे, जाकर डिवाइडर से उनकी कार टकरा गई। अनियंत्रित होने के बाद उसमें आग लग गई, कार पलट गई और जलती हुई कार से ऋषभ पंत किसी तरह से बाहर निकले। सौभाग्यवश वो अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनके पैर में, उनके सिर पर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। तेज रफ्तार से सड़क के डिवाइडर से टकराती इस गाड़ी की खौफनाक तस्वीरों ने दिसंबर के आखिरी शुक्रवार को और भी दुखद और भयावह बना दिया। रुड़की के पास नारसन बॉर्डर के पास हुए हादसे से भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बाल बच निकलना एक करिश्मे जैसा ही है। बीसीसीआई ऋषभ और उनके परिवार के संपर्क में है और उसने इस दुर्घटना को लेकर अहम जानकारियां दी हैं। ऋषभ पंत का प्रारंभिक इलाज सक्षम अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी और ट्रॉमा सेंटर में हुआ। ऋषभ के सर पर 2 चोट हैं। दाहिने घुटने का लिगामेंट टेयर है। दाहिनी कलाई और अंगूठे के अलावा घिसटने की वजह से पीठ पर चोटें हैं। पंत को बाद में देहरादून के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सभी से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। एक बस ड्राइवर ने ऋषभ पंत को अस्पताल पहुंचाया। वो ऐसे अंगड़ाई ही लेके खड़ा हुआ है। मैं भाग के उसकी कॉन्शियस हो गया था थोड़ा। मैं भाग के फिर उसके पास गया। मैंने पूछा, भाई साहब इसके अंदर कोई और भी है क्या, कोई यात्री है क्या? बोला नहीं। मैं कौन ड्राइविंग कर रहा था? बोला मैं तो खुद ही ड्राइविंग कर रहा था। मैंने फिर भी नहीं विश्वास किया मैंने उसको। अच्छा। मैंने फिर उस गाड़ी के चारों तरफ फिर देखा। मैंने देखा ये ठीक है। तो हमारे यात्री ने साथ दिया। अच्छा। वहाँ तो लोकल आदमी कहते हैं ये तो मीडिया में कुछ भी कहते रहे कि ये हो गया वो गया, कुछ नहीं था। सिर्फ जो यात्री थे ना हरियाणा के आदमी ने जान बचाई है। हमने देखा जी यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा था। हाँ। तो भाई बाहर निकले हुए पड़े थे गाड़ी से, तो हमने देखा, उन्हें पूछताछ की भाई कैसे हुआ। हाँ। तो बोलने लगे भाई नींद आ गई, नींद की झपकी लग गई थी। पुलिस को बताया, 102 एम्बुलेंस को भी कॉल किया। एम्बुलेंस आई, हम हॉस्पिटल लेके गए भाई को। सक्षम हॉस्पिटल। सक्षम हॉस्पिटल जी। हम इस वक्त दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर मौजूद हैं, जहाँ पर ऋषभ पंत की गाड़ी एक डिवाइडर पर टकराई और डिवाइडर पर टकराने के बाद उस पर आग लग गई और उसके बाद जो गाड़ी की विंड स्क्रीन है उसको तोड़कर ऋषभ पंत एस्केप कर पाई। ये देखिए यहाँ पर ये जो डिवाइडर रेलिंग है, पूरी टूटी हुई डिवाइडर रेलिंग है और साथ ही में ये आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी के टुकड़े हैं, टूटे हुए टुकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी पर पूरी तरीके से आग लग चुकी थी और वहाँ पर ऋषभ पंत गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़कर किसी तरह बाहर निकल पाए। पुलिस का ये कहना है कि वो बहुत फॉर्चुनेट थे, लकी थे कि वो सरवाइव कर गए, क्योंकि पूरी तरीके से गाड़ी चार्ड हो चुकी थी, पूरी तरीके से गाड़ी जल चुकी थी। ऋषभ पंत के लिए हाल के दिन क्रिकेट के मैदान पर भी अच्छे नहीं रहे हैं। उनको हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया और इसे लेकर विवाद भी हुआ। उन्हें चोट से उभरने के लिए बेंगलुरु के NCA में पहुंचना था, जिसके पहले वो अपनी मां को सरप्राइज देने रुड़की जा रहे थे। लेकिन 25 साल के ऋषभ का सभी फॉर्मेट में बेहद शानदार रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड इस बात का इशारा है कि भारतीय क्रिकेट इस स्टार खिलाड़ी की दुर्घटना नहीं सह सकता। उनके फैंस दुआएं कर रहे हैं कि उनकी इंजरी ठीक हो और वो जल्द मैदान पर लौटकर अपना जलवा बिखेरें। इस समय वो मैक्स देहरादून में भर्ती है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। उनके MRI और बाकी तमाम स्कैन्स हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि उनका जो लिगामेंट है राइट नी का, उसमें चोट आई है और उनकी रिस्ट में, उनके अंगूठे में, उसमें भी चोट आई है और फ्रैक्चर उन्होंने अपना किया है कि नहीं लेग, वो अभी भी बाकी है पता चल पाना, क्योंकि अभी MRI स्कैन्स के बाद ही ये चीज़ असर्टन हो पाएगी कि उनके राइट लेग में फ्रैक्चर हुआ है या नहीं। फिलहाल पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें
और फील्ड पर वापस उतरे। रुड़की में कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ वेदांत, NDTV इंडिया। और वही टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा मौत मामले की बात करते हैं, जिसमें आरोपी शिजान खान की पुलिस हिरासत एक दिन के लिए और बढ़ गई है। पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ तो रही है, लेकिन किसी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इधर तुनिशा की मां ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिजान और उनके परिवार पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हत्या का अंदेशा भी जताया। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। जब तक उसको तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिजान और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। मां ने कहा बेटी खुद जान नहीं देने वाली थी, संभव है उसकी हत्या हुई हो। ये भी आरोप लगाया कि शिजान का परिवार तुनिशा पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। शिजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा, तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी उसको। शिजान से 6 दिन की पूछताछ के बाद भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई वालियो पुलिस तुनिशा की मां के नए आरोपों और अब तक की जांच के आधार पर शिजान की एक दिन की पुलिस हिरासत बढ़वाने में कामयाब रही। पुलिस ने अदालत से कहा कि शिजान ने जानबूझकर तुनिशा की बेहद उपेक्षा की, जिससे वो परेशान थी। इसके अलावा पुलिस ने CCTV फुटेज का हवाला भी दिया है। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी का कुछ देर पहले तुनिशा शर्मा की शिजान से बातचीत हुई थी। बातचीत के बाद जैसे ही आरोपी शूट के लिए गया तो तुनिशा तुरंत शिजान के पीछे पीछे दरवाजे तक गई। फिर वो वापस अपने कमरे में आ गई और अपना मोबाइल फोन रख वो फिर से आरोपी के मेकअप रूम में गई। पुलिस का कहना है कि दोनों में क्या बात हुई, आरोपी इसका सही जवाब नहीं दे रहा है। मां ने दावा किया है कि शिजान ने तुनिशा को सेट पर थप्पड़ मारा था, साथ ही वो उसे उर्दू सिखा रहा था, हिजाब पहनने के लिए भी कह रहा था। हालांकि शिजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने अदालत में शिजान की पुलिस हिरासत बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए मां के आरोपों को निराधार बताया। ये मीडिया ट्रायल वाला एक मैटर है जहां पे किसी को भी अपने ऊपर कोई रिस्क लेना नहीं है। एक दिन का रिमांड बढ़ने का भी रीजन है, उसकी मां ने आज 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जहां पे थप्पड़ मारने की बात कही है। सिर्फ उतनी आरोप को जांच करने के लिए कस्टडी एक्सटेंड हुई है, सिर्फ एक दिन की हुई है। किसी तरह का ना तो कोई धर्म परिवर्तन का यहाँ पे केस बनता है, ना तो किसी तरह का एबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का केस बनता है। जहां तक शिजान का रोल है, इसके खिलाफ आज अभी इस वक्त तक एक साक्ष्य, एक सबूत नहीं है। आरोपी शिजान की 6 दिन की पुलिस हिरासत में पूछताछ के बाद भी वालियो पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। अब उसे 1 दिन की पुलिस हिरासत और बढ़ाकर मिली है, जबकि इस बीच तुनिशा की मां ने और कई नए आरोप लगाकर मामले को और संगीन बना दिया है। जाहिर है पुलिस के पास वक्त कम है, सवाल ज्यादा, चुनौती बड़ी है। वसई से अपने सहयोगी राजा मयाल और कैमरामैन अशोक महाटी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। बीजेपी दोनों ही चुनावों में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी। मद्दूर के पास अमित शाह और जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा एक ही मंच पर दिखे, लेकिन कुछ ही देर बाद तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मंड्या में अमित शाह ने जेडीएस और कांग्रेस को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद फैलाने वाली पार्टी कह दिया। उनका पूरा फोकस अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों पर नजर आया और उन्होंने एजेंडा साफ कर दिया कि राम मंदिर ही विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुद्दा होगा। राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बाबर के जमाने से ये राम मंदिर बनता नहीं था। कांग्रेस उसको कोर्ट में अटका कर पड़ी थी। मोदी जी ने 2019 में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया और युवाओं, मैं आपको बताने आया हूं, 1 जनवरी 2024 का रिजर्वेशन अयोध्या का करा लीजिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो जाएगा। 2018 में भी अमित शाह ने मंड्या से ही चुनाव अभियान शुरू किया था। इस बार बीजेपी का फोकस वक्कलिगा बाहुल्य ओल्ड मैसूर क्षेत्र के 8 जिलों पर है।
क्योंकि लिंगायतों में गुटबाजी की वजह से बीजेपी की उन पर पकड़ कमजोर हुई है। साथ में जनार्दन रेड्डी ने भी बगावत कर दी। कल्याण कर्नाटक के आधे दर्जन जिलों पर रेड्डी की पकड़ है। भले ही उनकी पार्टी न जीते, लेकिन वो बीजेपी का ही वोट काटेंगे। ऐसे में ओल्ड मैसूर क्षेत्र में बीजेपी सेंधमारी की कोशिश कर रही है। आप सभी को हाथ जोड़कर एक विनती करने आया हूं कि इस बार मांड्या मैसूर क्षेत्र की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी की नजर भी इस क्षेत्र पर है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा का 50% से ज्यादा हिस्सा इसी मैसूर मंडिया क्षेत्र से होकर गुजरा। हालांकि सीटों के मामले में इस इलाके की 55 सीटों में कांग्रेस कुछ ही सीटों से जेडीएस से पिछड़ती है, लेकिन कुमारस्वामी अपने इलाके में सेंधमारी की कोशिश को गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे हैं। उनको रैली करने दो, वो भी पार्टी के नेता हैं, उसमें क्या परेशानी है। लोटस मुरझा रहा है, अब वो कैसे खिलेगा। कमल के मुरझाने का समय आ गया है। प्रकृति का नियम है कि जो खिलता है वो मुरझाता भी है। कमल का भी वही हाल है, मुरझाने का टाइम नजदीक आ गया है। ಮುದುಡೋಗ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ। जेडीएस का जनाधार इसी ओल्ड मैसूर रीजन में है। जेडीएस को लगता है कि 30 से 35 सीटें अगर वो जीतती है तो त्रिशंकु विधानसभा होने की सूरत में बगैर उसके समर्थन के अगली सरकार का गठन यहां नहीं हो सकता। ऐसे में ओल्ड मैसूर रीजन में इस बार कांटे की टक्कर होने जा रही है, क्योंकि तीनों ही पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक सफाई कर्मी की पिटाई बीजेपी विधायक अभय वर्मा की मौजूदगी में हुई और इसका वीडियो वायरल हुआ। सफाई कर्मी ने अब जाकर अपनी आप बीती सुनाई है। इधर आम आदमी पार्टी बीजेपी विधायक के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर से बीजेपी विधायक अभय वर्मा के घर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक ने बुधवार को एक सफाई कर्मी की पिटाई की और बीजेपी दलित विरोधी है। किस प्रकार से सफाई कर्मचारी जो दिल्ली की सड़कों को सुबह 6 बजे उठ के जब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो सड़कों पे जाके सफाई करने का काम करता है। आपने एक व्यक्ति को केवल इसलिए मारा कि वो सफाई कर्मचारी है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, इसलिए आप उसको मारोगे। ये मानसिकता काम नहीं करेगी। और मैं अभय वर्मा को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि दलित समाज इस घटना को भूलेगा नहीं। आज वो सफाई कर्मचारी के साथ पूरा दिल्ली का दलित समाज खड़ा हुआ है। बुधवार सुबह लक्ष्मी नगर में किशन कुंज झुग्गियों के पास एक बंद टॉयलेट खुलवाने के लिए बीजेपी विधायक अभय वर्मा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। वीडियो में बीजेपी विधायक अमित कुमार नाम के सफाई कर्मी को धकियाते हुए, जबकि उनके साथ के लोग सफाई कर्मी को जमकर थप्पड़ लगाते दिखे। सफाई कर्मी अपनी आप बीती बता रहे हैं, लेकिन इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते। हमारे स्टोर रूम है, उसमें हम ताला लगा रखते हैं। बेलचे फावड़ी वावड़ी झाड़ू वाड़ू रखी जाती है हमारी। तो उल्ले वाले को बाथरूम की कुंडी लगी हुई थी, तो ये झुग्गी वाले पब्लिक वाले बेसगे कह रहे हैं, तो हमेशा ऐसे रहता, हमेशा ऐसे रखता। और मुझे फिर उधर से ही जब मैं भागा उधर से चाबी लेना, तो उधर से मेरा चांटे बजाने शुरू कर। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सब कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम गरीब आदमी, हम क्या कार्रवाई चाहते हैं? तो आप कुछ कार्रवाई नहीं चाहते? इस मामले में बीजेपी विधायक अभय वर्मा कह चुके हैं कि उनके क्षेत्र में झुग्गी वालों ने शिकायत की थी कि टॉयलेट में हमेशा ताला लगा रहता है और वहां शराब स्टोर करके रखी जाती है, इसलिए वो वहां गए थे, लेकिन मारपीट नहीं की। हमेशा बंद रहता था टॉयलेट ये। अच्छा। और हमें परेशानी होती है क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है कि घर में हम बाथरूम वगैरह बना सके। अच्छा। तो हम गवर्नमेंटली यूज करते थे, तो इसी वजह से हमें परेशानी होती थी। कभी ऊपर भी जाते थे, कभी नीचे भी। तो ये वाली बात भी विधायक जी को कही थी आप लोगों ने कि ये टॉयलेट खुलना चाहिए
सबको थोड़ी सुविधा हो। अच्छा। तो हम लोगों के कहने से नहीं खुलता था। हाँ। तो उन्होंने बोला खोलने के लिए। अच्छा। तो अब उसके पीछे राज कुछ और निकल गया। अच्छा ठीक है, तो तब लेकिन उसके बाद से अब खुला हुआ है। जी अभी खुला हुआ है। टॉयलेट से थोड़ी शराब निकली है। नहीं वहाँ पहले रखे थे कोई लेकिन ये आप लोगों की शिकायत थी कि वो टॉयलेट बंद रहता है वहाँ पर, आप लोगों को असुविधा होती है। सफाई कर्मी पर भी आरोप लगे हैं, बीजेपी विधायक पर भी आरोप लगे हैं और दोनों ही पक्ष फिलहाल अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। ये बात अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से सफाई कर्मी की यहीं पर पिटाई हुई, ये लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र का काम है। हमें समझना होगा कि लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में कितना बड़ा अंतर है और हमें लोकतंत्र चाहिए, भीड़ तंत्र नहीं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय कफ सिरप पीने के चलते 18 बच्चों की मौत के उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद भारत सरकार ने नोएडा के मैरियन बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तमाम दवाओं के उत्पादन पर रोक लगा दी है और दवाओं के सैंपल की आगे की जांच के लिए चंडीगढ़ के रीजनल टेस्टिंग लैब में से भेजा जाएगा। मैरियन बायोटेक में तमाम दवाइयों के बनाने पर पूरी तरह से रोक। उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद भारत सरकार ने फैसला किया है। दरअसल उज्बेकिस्तान सरकार का आरोप है कि नोएडा की इस कंपनी के कफ सिरप डॉक 1 मैक्स को पीने से वहां 18 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और यूपी स्टेट ड्रग कंट्रोलर की साझा जांच में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत आने वाले क्वालिटी सिस्टम को मैरियन बायोटेक फार्मा में ढीला पाया गया। मैरियन फार्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा गया है कि क्यों ना आपका लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है कि सिर्फ डॉक 1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद सीडीएससीओ की टीम ने जांच के बाद गुरुवार रात से नोएडा के मैरियन बायोटेक के सभी दवाइयों के उत्पादन पर रोक लगा दी है, जबकि आगे की जांच जारी है। मैरियन बायोटेक पिछले 10 साल से एक उज्बेकी कंपनी के जरिए उज्बेकिस्तान को दवाई निर्यात कर रहा है। इस मामले के बाद वहां की सरकार ने दवा आयात करने वाली उज्बेकी कंपनी और इस कफ सिरप की टेस्टिंग करने वाली सरकारी लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ये सिरप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के और तय मात्रा से ज्यादा बच्चों को दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। दवाई को लेकर पहले गाम्बिया और अब उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद भारत सरकार विचार कर रही है कि अलग अलग विभागों की ऐसी कमेटी बनाई जाए जिससे इस तरह की शिकायतों का निस्तारण जल्दी हो पाए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कंपनी पर नहीं पूरे देश पर उठता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज सुबह निधन हो गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पीएम गांधीनगर पहुंचे। भाइयों के साथ मां को उन्होंने कंधा दिया, मुखाग्नि दी और इस मौके पर परिवार के सदस्य ही नजर आए। हीराबेन अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती थी। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके मां को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेटे होने का फर्ज निभाने के बाद सरकारी कार्यक्रमों में तुरंत हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री का दायित्व भी निभाया। सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। मां के अंतिम संस्कार के कुछ ही घंटों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी काम पर लौट आए। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी मां को श्रद्धांजलि दी और उन्हें आने का धन्यवाद दिया। I pray to God, may God give you the strength and bless you. वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के अलावा प्रधानमंत्री ने जोका तारातला मेट्रो लाइन का उद्घाटन भी किया और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के नवीकरण की बुनियाद रखी। ये सिक्किम और उत्तर भारत का अहम टर्मिनस है जहां बीजेपी 2019 का प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद रखती है। लेकिन कार्यक्रम के दौरान अराजक दृश्य भी दिखे।
राजनीति हावी होती नजर आई और जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे। गुस्साई ममता ने मंच पर जाने से इनकार कर दिया। रेल मंत्री ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने मंच के पास अपनी सीट से ही प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और बैठक को संबोधित किया। बताया कि ये परियोजनाएं अरसे से लंबित थीं और इन्हें उनके रेल मंत्री रहते मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री ने भी नदी से जुड़ी अर्थव्यवस्था की अहमियत पर जोर दिया और आदि गंगा की सफाई और उसे नया जीवन देने की बात कही। ये नहर कालीघाट में ममता बनर्जी के घर के पास से गुजरती है। जब मैं रेल मंत्री थी तरातला जोका मैंने इसका उद्घाटन किया था। इसके साथ ही उस समय की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को भी आमंत्रित किया था। देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। सुविधाओं के साथ पहले अंतर्राष्ट्रीय रेलवे के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक में भी हिस्सा लिया। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री शामिल थे। प्रधानमंत्री के मां के निधन की खबर आने के बाद अफसरों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो शायद कैंसिल हो जाएगा या पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के दफ्तर ने तुरंत बता दिया कि ऐसा नहीं होगा और सारे कार्यक्रम जैसे आयोजन किया गया है वैसे ही होगा। इसके बाद जो प्रधानमंत्री के आलोचक है जैसे कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा जय श्री राम का नारेबाजी करने के खिलाफ अपने नाराजगी जताई, उन्होंने भी प्रधानमंत्री का ये काम करने का तरीका को लेकर उनका तारीफ की। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और नए साल से पहले बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की सैर के लिए निकल गए हैं। लोग बर्फबारी का मजा लेने पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं ताकि नए साल का स्वागत अपने अंदाज में कर सकें। वहीं कुल्लू में भी नए साल के जश्न को मनाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कुल्लू मनाली पहुंचकर पर्यटकों के चेहरे खिले हुए दिखे। ऐसे में पर्यटकों को नए साल के अवसर पर बर्फबारी का तोहफा मिला है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के नॉर्बिट मॉल से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।